विद्या की है देवी माँ मारी नैया पार लगाओ माँ। विद्या की है देवी माँ मारी नैया पार लगाओ माँ। नैया पार लगाओ माँ मारी नैया पार लगाओ माँ। नैया पार लगाओ माँ मारी नैया पार लगाओ माँ। मारे ध्यान में आओ माँ मारे आरज में बस जाओ माँ। मारे ध्यान में आओ माँ मारे आरज में बस जाओ माँ। आरज में बस जाओ माँ मारी आरज में बस जाओ माँ। आरज में बस जाओ माँ मारी नैया पार लगाओ माँ। विद्या की है देवी माँ मारी नैया पार लगाओ माँ। विद्या की है देवी माँ मारी नैया पार लगाओ माँ। नैया पार लगाओ माँ मारी नैया पार लगाओ माँ। नैया पार लगाओ माँ मारी नैया पार लगाओ माँ। आत्मा ने सुध कर दे माँ तारा गुण ने भूलूँ मैं। आत्मा ने सुध कर दे माँ तारा गुण ने भूलूँ मैं। तारा गुण ने भूलूँ माँ मारी तारा गुण ने भूलूँ मैं। तारा गुण ने भूलूँ माँ मारी नैया पार लगाओ माँ। विद्या की है देवी माँ मारी नैया पार लगाओ माँ। नैया पार लगाओ माँ मारी नैया पार लगाओ माँ। नैया पार लगाओ माँ मारी नैया पार लगाओ माँ। अज्ञानता ने दूर करे माँ दीपक जोर जलाओ माँ। अज्ञानता ने दूर करे माँ दीपक जोर जलाओ माँ। दीपक जोर जलाओ माँ मारी दीपक जोर जलाओ माँ। दीपक जोर जलाओ माँ मारी नैया पार लगाओ माँ। विद्या की है देवी माँ मारी नैया पार लगाओ माँ। विद्या की है देवी माँ मारी नैया पार लगाओ माँ। नैया पार लगाओ माँ मारी नैया पार लगाओ माँ। नैया पार लगाओ माँ मारी नैया पार लगाओ माँ। वतन के खातिर जीवे माँ मारी वतन के खातिर मारो माँ। वतन के खातिर जीवे माँ मारी वतन के खातिर मारो माँ। वतन का जान सिखाओ माँ मारी शक्ति ने बढ़ाओ माँ। वतन का जान सिखाओ माँ मारी शक्ति ने बढ़ाओ माँ। शक्ति ने बढ़ाओ माँ मारी नैया पार लगाओ माँ। शक्ति ने बढ़ाओ माँ मारी नैया पार लगाओ माँ। नैया पार लगाओ माँ मारी नैया पार लगाओ माँ। विद्या की है देवी माँ मारी नैया पार लगाओ माँ। विद्या की है देवी माँ मारी नैया पार लगाओ माँ। नैया पार लगाओ माँ मारी नैया पार लगाओ माँ।
नैया पार लगाओ माँ मारी नैया पार लगाओ माँ, नैया पार लगाओ माँ मारी नैया पार लगाओ माँ। नमस्ते मित्रों, कैसे आप सब लोग? बढ़िया, मजे में? चलो, ईश्वर आपको सदैव खुश रखे, प्रसन्न रखे, आनंदित रखे और सदैव आप अपने कर्म पथ पर आगे बढ़ते रहे, ऐसी मैं आप सभी के लिए परमपिता परमेश्वर से कामना करता हूँ। विद्यार्थियों, जैसा कि कल का जो वीडियो था उसमें अपन ने जो वर्ण विचार थे उसके बारे में पढ़ा था। कुल हिंदी में वर्ण कितने होते हैं उनके बारे में अपन अध्ययन किया था। कितने उसके भेद होते हैं, मानी कि स्वर, व्यंजन और जो अयोगवा वर्ण, कुल वर्णों की संख्या 52 जो कुल वर्ण है उनकी अपन ने बात की थी। आगत जो वर्ण है मानी अरबी फारसी से जो लिए गए हैं, अरबी फारसी भाषा के शब्दों में जो प्रयुक्त होते हैं 5 प्रकार के जो होते हैं उनके बारे में तो 57 हो जाते हैं। तो इन सभी के बारे में कल अपन ने चर्चा की थी। आज अपन बात करेंगे जो स्वरों का जो वर्गीकरण है उसके बारे में, माने कि स्वरों को अलग अलग कितने भागों में बांटा गया है उसके बारे में आज अपन अध्ययन करेंगे। तो स्वरों को वर्गीकरण की दृष्टि से, एक तो उत्पत्ति की दृष्टि से, माने कि उत्पत्ति की दृष्टि से स्वरों को कितने भागों में बांटा गया है, उसके बाद मात्रा, काल, उच्चारण, समय के आधार पर स्वरों का जो वर्गीकरण है, उसके बाद जो जाति या समानता के आधार पर स्वरों का जो वर्गीकरण है, और इसके बाद में जो है मुखाकृति या ओष्ठाकृति के आधार पर इसके अलावा जो उच्चारण स्थान है या स्वभाव या प्रकृति के आधार पर या जीवा की जो स्थिति है उसके आधार पर स्वरों को कितने भागों में बांटा गया है, उनके बारे में आज अपन विस्तृत चर्चा करेंगे। स्वरों का जो वर्गीकरण है, स्वरों की जो स्थिति है उनके बारे में विस्तृत रूप से आज अपन चर्चा करेंगे। तो पहला जो है स्वरों का जो वर्गीकरण की दृष्टि से उत्पत्ति के आधार पर स्वरों को उत्पत्ति की दृष्टि से कितने भागों में बांटा गया है। उत्पत्ति की दृष्टि से, इसके अलावा जो दूसरा है मात्रा, काल या उच्चारण, समय के आधार पर, इसके अलावा तीसरा जाति या समानता के आधार पर, इसके अलावा चौथा मुखाकृति या ओष्ठाकृति के आधार पर, इसके अलावा जो पांचवा है प्रकृति, स्वभाव या उच्चारण स्थान के आधार पर, छठवा जीवा के भाग के आधार पर, सातवां जीवा उठने या जीवा उठने या मुख विवर, विवर मनी रास्ता होता है, के आधार पर। ये जो मुख्य रूप से जो स्वरों के भेद है, माने कि स्वरों को उत्पत्ति की दृष्टि से
कितने भागों में। अब उत्पत्ति की दृष्टि से और से अलग भाग है। उसके बाद मात्रा, काल, उच्चारण, समय के आधार पर, फिर जाति समानता के आधार पर, मुखाकृति या ओष्ठाकृति के आधार पर, प्रकृति, स्वभाव या उच्चारण स्थान के आधार पर, फिर जीवा के भाग के आधार पर, और जीवा उठने या मुख विवर के आधार पर। विवर मनी होता है राजता। तो ये मुख्य रूप से जो स्वरों के जो भेद है मनी की इन भागों में जो प्रकारों में बांटा गया। अब जो उत्पत्ति की दृष्टि से एक तो मूल स्वर है, और इसके अलावा जो मूल स्वर के अलावा जो संधि स्वर है, फिर संधि स्वरों को भी और दो भागों में बांट दिया गया है। दीर्घ स्वर है, और इसके अलावा जो संयुक्त या मिश्रित जो स्वर है, और उन संयुक्त और मिश्रित स्वरों को भी फिर दो भागों में बांट दिया गया है, जो कि गुण स्वर है, और इसके अलावा जो वृद्धि स्वर है। इसके अलावा जो अपने मात्रा, काल या उच्चारण समय के आधार पर है, तो इसके तीन भेद होते हैं, एक मात्रिक, द्विमात्रिक और त्रैमात्रिक। फिर जाति समानता के आधार पर सवर्ण या सजातीय, असवर्ण या जो विजातीय स्वर है। मुखाकृति या ओष्ठाकृति माने कि मुख की आकृति या ओष्ठ की जो आकृति है उसके आधार पर वृत्ताकार या वृत्तमुखी या अवृत्ताकार और अवृत्तमुखी जिसको कहते हैं। प्रकृति, स्वभाव या उच्चारण स्थान के आधार पर, तो प्रकृति, स्वभाव या उच्चारण स्थान के आधार पर, जिसको अपन दो भागों में बांटते हैं। दो भाग कौन कौन से हैं? तो एक तो है अनुनासिक, उसी को सानुनासिक कहते हैं, और एक है निरनुनासिक या उसी को अनुनासिक कहा जाता है, अनुनासिक कहा जाता है। फिर जीवा के भाग के आधार पर तीन भागों में बांटा गया है, अग्रभाग, मध्य भाग और पश्च भाग। फिर जीवा उठने या मुख विवर मनी होता है रास्ता के आधार पर इनको चार भागों में फिर बांटा गया है, जो कि संवृत्ति, अर्ध संवृत्ति, विवृत्ति और अर्ध विवृत। इस प्रकार से स्वरों का जो वर्गीकरण है, आप पहले इनको लिख लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जो इनके साथ जो भाग है। उसके बाद अपन बात करते हैं उत्पत्ति की दृष्टि से, फिर मात्रा, काल, उच्चारण समय के आधार पर, जाति समानता के आधार पर, मुखाकृति या ओष्ठाकृति के आधार पर, प्रकृति, स्वभाव या उच्चारण स्थान के आधार पर, जीवा के भाग के आधार पर, या जीवा उठने या मुख विवर या रास्ते के आधार पर। जो अपने कुल जो स्वर है, स्वरों की संख्या जो 11 जो स्वर है उनके बारे में अपन विस्तृत चर्चा करेंगे। 11 स्वर के अलावा एक जो गृहीत जो स्वर है, इसको आगत स्वर या ग्रहण किया हुआ जो स्वर है, जो कि अपन जो लिखते हैं कॉलेज जिस प्रकार से लिखते हैं, तो उसमें जो अ स्वर जो उच्चारण जो होता है उसका स्वर लगाते हैं, तो उसकी भी अपन उसका जो उच्चारण की जो स्थिति है उसका वर्गीकरण है, उसके बारे में भी अपन चर्चा करेंगे। अब जो उत्पत्ति की दृष्टि से, पहले जो उत्पत्ति की दृष्टि से दो भेद या प्रकार या जिसको भाग अपन कह सकते हैं या भागों में बांटा गया है। अब उत्पत्ति की दृष्टि से दो भेद, प्रकार या दो जो भाग कौन कौन से हैं? तो पहला कौन सा है? मूल स्वर। पहला कौन सा है? मूल स्वर है। मूल स्वर। और इसको दूसरा जो कौन से भाग में बांटा गया है, तो दूसरा कौन सा है? मूल स्वर के बाद में संध्यय स्वर या संधि स्वर। मूल स्वर कितने हैं? तो मूल स्वर कितने हैं? 4 है। संध्यय स्वर कितने हैं? तो संध्यय स्वर कितने हैं? तो 7 है। अब मूल स्वर कौन से हैं? तो मूल स्वर कौन कौन से, अर्थात जिनमें अन्य स्वरों या अन्य वर्णों के बिना जिसकी उत्पत्ति हुई है, अर्थात उसमें किसी की सहायता नहीं ली गई है, तो वह कौन कौन से हैं? तो मूल स्वर ए, ई, उ और री। ए, ई, उ और री जो कि मूल स्वर है। फिर जो संध्यय स्वर है, अब संध्यय स्वर को भी फिर से दो भागों में बांट दिया गया। अब दो भाग, इसके फिर से दो भाग कौन कौन से हैं? तो जो संध्यय स्वर को दो भागों में बांटा गया है, दो भाग कौन कौन से? एक दीर्घ स्वर है, इसको फिर से दो भागों में बांटा गया है। अब दो भाग कौन कौन से हैं? तो पहला भाग तो है
दीर्घ स्वर, और दूसरा यहां पर है जिसको मिश्रित या संयुक्त स्वर कहते हैं। अब जो दीर्घ स्वर है वह कितने हैं? तो दीर्घ स्वर हम सभी जानते हैं कि दीर्घ स्वर कितने हैं, तो 3 है। अब 3 दीर्घ स्वर कौन कौन से हैं? ए प्लस ए के योग से बनता है आ, ई प्लस ई के योग से बनता है दीर्घ ई, और ऊ प्लस ऊ के योग से बनता है दीर्घ ऊ। ए प्लस ए के योग से आ बनता है, ई प्लस ई के योग से ई बनता है, ऊ प्लस ऊ के योग से क्या बनता है? ऊ बनता है, जो कि कितने हैं? 3 स्वर है। दीर्घ स्वर कितने हैं? 3 स्वर है। उसके बाद में जो मिश्रित और जो संयुक्त स्वर है कितने बच गए? मिश्रित और संयुक्त स्वर कितने बच गए? तो 4 बच गए। अब जो मिश्रित और जो संयुक्त स्वर है इनको भी फिर से 2 भागों में बांट दिया गया है। इनके जो 2 भाग है वो कौन कौन से हैं? तो पहला जो है, जो इनके दोनों भाग है वह दोनों भागों में पहला भाग कौन सा है? तो पहला भाग है गुण स्वर, गुण स्वर और वृद्धि स्वर। अब गुण स्वर कौन कौन से हैं? तो गुण स्वर कौन कौन से हैं? तो गुण स्वर एक तो ए प्लस ई के योग से बनता है आई, ए प्लस ऊ के योग से बनता है ओ, जो कि क्या है? गुण स्वर है। वृद्धि में मात्राओं की क्या होती है? वृद्धि होती है। तो ए प्लस आई के योग से आई बनता है, और ए प्लस ओ के योग से क्या बनता है? औ बनता है, जिसका जो उच्चारण स्थान की अगर अपन आगे बात करेंगे तो जो ए है कंठ है, ई है जो तालु है, तो इनको क्या कहेंगे? कंठ तालु कहेंगे। ए का जो उच्चारण स्थान है वो कंठ है, ऊ का जो उच्चारण जो स्थान है वो क्या है? ओष्ठ है, तो कंठोष्ठ इसको कहेंगे। तो ये जो है कंठोष्ठ और कंठ तालु है, जो कि इनके उच्चारण की दृष्टि से अगर अपन बात करेंगे, जो कि बाद में आगे अपन बात करेंगे उच्चारण स्थान की दृष्टि से, तो ये मुख्य रूप से जो उत्पत्ति की दृष्टि से स्वरों के जो पहले जो 2 भेद या प्रकार या जो भाग है तो कौन कौन से हैं? मूल स्वर जो कि 4 है। कौन कौन से 4 है? ए, ई, ऊ और री है। फिर संध्या स्वर कितने हैं? 7 है। तो संध्या स्वर को भी फिर 2 भागों में बांट दिया गया है। एक दीर्घ स्वर है, फिर मिश्रित या संयुक्त स्वर है। दीर्घ स्वर कितने हैं? 3 है। मिश्रित या संयुक्त स्वर कितने हैं? तो 4 है। फिर जो दीर्घ स्वर कौन कौन से हैं? 3 तो आ है, ई है और ऊ है। ए प्लस ए के योग से आ बनता है, ई प्लस ई के योग से ई बनता है दीर्घ, और ऊ प्लस ऊ के योग से ऊ बनता है, जो कि दीर्घ बनता है। इसके बाद में जो मिश्रित या जो संयुक्त स्वर है कितने हैं? तो 4 है। अब इनको भी फिर से 2 भागों में बांट दिया गया है। एक गुण स्वर है, दूसरा वृद्धि स्वर है। गुण स्वर कौन कौन से हैं? ए और ओ है, जबकि वृद्धि स्वर कौन से हैं? ऐ और औ है, दोनों इस प्रकार से। तो ए प्लस ई के योग से ए बनता है, ए प्लस ऊ के योग से ओ बनता है, ए प्लस ए के योग से आई बनता है, ए प्लस ओ के योग से औ बनता है। इस प्रकार से उत्पत्ति की दृष्टि से स्वरों की यही स्थिति है। मूल स्वर, संध्या स्वर, दीर्घ स्वर, मिश्रित या संयुक्त स्वर। फिर मिश्रित या संयुक्त स्वरों को गुण स्वर और वृद्धि स्वर में बांट दिया है। ये जो कि जिस प्रकार से इसका योग करें तो 4 जो कि मूल स्वर है, 7 जो कि संज्ञा स्वर है, कुल कितने हो गए? 11 स्वर हो गए। यह है जो कि उत्पत्ति की दृष्टि से जो स्वरों की स्थिति है। मिटा रहा हूं मैं, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद में अपन बात करेंगे मात्रा, काल या उच्चारण जो समय है उसके आधार पर स्वरों के जो भेद है।
दूसरा जो भेद है, मात्रा, काल या उच्चारण समय के आधार पर, मात्रा, काल या उच्चारण समय के आधार पर। तो मात्रा, काल या उच्चारण समय के आधार पर इनको 3 भागों में बांटा गया है। 3 भाग कौन कौन से हैं? पहला एक मात्रिक, दूसरा द्विमात्रिक और तीसरा जिनको प्लुत कहते हैं। अब ये जो एक मात्रिक है इनको मूल स्वर भी कहते हैं। इसके अलावा एक मात्रिक, मूल स्वर, इनको ह्रस्व स्वर भी कहते हैं, लघु स्वर भी कहते हैं। द्विमात्रिक है, इनको गुरु या दीर्घ स्वर के नाम से भी जानते हैं। एक मात्रिक, मूल स्वर, ह्रस्व स्वर, फिर लघु, इसके अलावा जो दूसरा द्विमात्रिक, इनको गुरु या दीर्घ कहा जाता है। और तीसरा कौन सा है? जो कि प्लुत है। पहला एक मात्रिक, मूल स्वर, द्विमात्रिक, गुरु या दीर्घ, और तीसरा कौन सा है? प्लुत है। अब जो एक मात्रिक, मूल स्वर, ह्रस्व स्वर या लघु जो स्वर है वह कौन कौन से हैं? द्विमात्रिक, गुरु या दीर्घ कौन कौन से हैं? और प्लुत कौन कौन से हैं? एक मात्रिक माने कि जिसमें केवल मात्र जिसका जब अपन उच्चारण करते हैं तो बिल्कुल कम समय लगता है, वह एक मात्रिक होते हैं। द्विमात्रिक अर्थात जिनमें 2 मात्राओं की स्थिति, अर्थात इससे जो पहला जो है अर्थात एक मात्रिक से ज़्यादा समय लगता है जब इसका उच्चारण करते हैं, तो ये द्विमात्रिक कहलाते हैं। और प्लुत में इन सभी से अर्थात एक मात्रिक और द्विमात्रिक, इन तीनों से अर्थात 3 मात्राओं जितना समय लगता है इनका उच्चारण करने में, तो इसीलिए इनको क्या कहते हैं? प्लुत स्वर कहा जाता है। अब एक मात्रिक या मूल स्वर, ह्रस्व स्वर या लघु कौन कौन से हैं? तो ए, ई, उ और री है, जो कि 4 क्या है? ए, ई, उ और री 4 जो कि क्या है? एक मात्रिक या मूल स्वर, ह्रस्व स्वर या लघु स्वर, द्विमात्रिक या गुरु स्वर या दीर्घ स्वर। अब इनके अलावा जो भी बचे हैं वो सारे के सारे किस में आएंगे? द्विमात्रिक में आएंगे। कौन कौन सा बच गया? एक तो आ बच गया, इसके अलावा दीर्घ ई, इसके अलावा दीर्घ उ, इसके अलावा जो री है, दीर्घ री होता है लेकिन दीर्घ री है संस्कृत में प्रचलित है, या हिंदी में दीर्घ जो दीर्घ री है उसका कोई प्रचलन नहीं है। आ, ई, दीर्घ उ, इसके अलावा जो है ए, फिर आए, ओ और औ। कितने हो गए? 2, 4, 6 और 7 जो कि द्विमात्रिक, गुरु या दीर्घ है। ह्रस्व जो कि एक मात्रिक जो कि कितने? 4 है। 7 और 4 कितने हो गए? 11। 7 और 4 कितने हो गए? 11। और जो प्लुत स्वर है जिसमें 3 मात्राओं जितना समय लगता है, जो कि अपन उच्चारण करते हैं, ओम का जो उच्चारण करते हैं, ओम का जो अपन उच्चारण करते हैं, तो इसमें 3 मात्राओं जितना समय लगता है। तो ये कौन से स्वर हो गए? प्लुत। और सभी स्वरों का क्या बनाया जाता है? प्लुत बनाया जा सकता है। जिस प्रकार से जो ए है इसका बनाया जा सकता है, आ का बनाया जा सकता है, ई का बनाया जा सकता है, दीर्घ ई का बनाया जा सकता है, ऊ का बनाया जा सकता है, दीर्घ ऊ का बनाया जा सकता है, रे का बनाया जा सकता है। इसके अलावा ए का बनाया जा सकता है, आए का बनाया जा सकता है, ओ का बनाया जा सकता है,
और औ का बनाया जा सकता है, अर्थात सभी स्वरों का क्या बनाया जा सकता है, प्लुत बनाया जा सकता है। तो एक मात्रिक मानी मात्रा, काल या उच्चारण समय के आधार पर स्वरों के भेद कितने हैं, 3 भेद है। एक मात्रिक, मूल स्वर, ह्रस्व स्वर या लघु स्वर जिनको कहते हैं, द्विमात्रिक, गुरु या दीर्घ स्वर जिनको कहते हैं, और प्लुत जो है, ये जो प्लुत है जिसमें 3 मात्राओं का उच्चारण जब करते हैं तो 3 मात्राओं जितना समय लगता है वह प्लुत कहलाते हैं। पहला ए, ई, उ, री जो कि 4, जो कि एक मात्रिक है, जिसमें एक मात्रा या मैं कहूँ कि एक चुटकी भर जितना समय लगता है वह एक मात्रिक है। जिसमें 2 चुटकी भर जितना समय लगता है जब जिसका उच्चारण करते हैं तो वह द्विमात्रिक है। और प्लुत में 3 चुटकी भर या 3 चुटकी भर से भी अधिक का समय जब लगता है तो वह स्वर कौन से कहलाते हैं, प्लुत स्वर कहलाते हैं। तो इस प्रकार से जो दूसरा भेद, पहला भेद अपने हो गया कौन सा, उत्पत्ति के आधार पर। दूसरा भेद मात्रा, काल, उच्चारण समय के आधार पर स्वरों के क्या हो गए, भेद हो गए। इसके अलावा जो इसके बाद अपना जो तीसरा जो भेद है स्वरों का, जो तीसरा भेद है, और तीसरा कौन सा भेद है, जाति या समानता के आधार पर। अब दूसरा एक स्थिति ये भी ध्यान रखना, जो प्लुत स्वरों का सबसे ज्यादा जो प्रयोग कहाँ होता है, प्लुत स्वरों का सबसे ज्यादा प्रयोग कहाँ होता है, तो प्लुत स्वरों का सबसे ज्यादा प्रयोग एक तो हंसने में, रुदन करने माने कि रोने में, और इसके अलावा किसी दूर खड़े व्यक्ति को अगर बुलाना के लिए का इशारा जब करना होता है तो उसके लिए प्लुत स्वर का प्रयोग किया जाता है। इसके अलावा जितने भी जो अपने जो राग है उसमें स्वर सौंदर्यता में की अभिवृद्धि करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, प्लुत स्वर का प्रयोग किया जाता है। तो प्लुत स्वर का सबसे ज़्यादा प्रयोग कहाँ किया जाता है, ये भी ध्यान रखना, कहाँ किया जाता है। एक तो हंसने में प्लुत स्वर का प्रयोग होता है, एक रुदन माने कि रोने में प्लुत स्वर का प्रयोग होता है। इसके अलावा दूर खड़े व्यक्ति को बुलाने में भी प्लुत स्वर का प्रयोग होता है। जिस प्रकार से अगर कोई व्यक्ति आपसे दूर खड़ा है और उसको आप बुलाना चाहते हो और बुलाने का आप इशारा करना चाहते हो, तो ऐसी स्थिति में आप उसको इशारा कहोगे कि ए इधर आना। तो ए का जैसे अपने उच्चारण किया तो मैंने इसका उच्चारण लंबा अपन ने जैसे उच्चारण लिया, जैसे स्वरों के जो राग जो अपन लेते हैं जब स्वरों का, जिस प्रकार से ए, आ, ई, उ, इस प्रकार से जितने भी जो सारे के सारे स्वर है उन सभी स्वरों का अपन क्या बना सकते हैं, प्लुत बना सकते हैं। ये थोड़ा यहाँ पर जो समस्या वाला दिक्कत आती है कि री का ज्यादातर जो प्लुत है नहीं बनता है, तो ये प्लुत स्वरों की स्थिति होगी। तो द्विमात्रिक, एक मात्रिक और प्लुत जो स्वर है। इसके अलावा जो स्वरों का अपना तीसरा जो भेद है वह कौन सा है, जाति या समानता के आधार पर। जाति या समानता के आधार पर जो तीसरा भेद है, 2 भेद है, जो कि तीसरा जो भेद है जाति या समानता के आधार पर, इसके भी कितने भेद है, फिर 2 भेद हैं। कौन कौन से हैं, तो पहला कौन सा है, सवर्ण या सजातीय। सवर्ण या सजातीय। और जो दूसरा है असवर्ण या विजातीय। पहला सवर्ण या सजातीय और दूसरा असवर्ण या विजातीय। सवर्ण मनी समान और जाति मनी अर्थात समान जाति के जो स्वरों के मेल जो स्वर है वह सवर्ण या सजातीय कहलाते हैं, और असवर्ण या असमान जाति वाले जो वर्ण है या जो स्वर है वह क्या कहलाते हैं, असवर्ण या विजातीय स्वर कहलाते हैं। पहला सवर्ण या सजातीय स्वर कौन कौन से हैं, तो सवर्ण या सजातीय स्वर कितने हैं, 7 है। कौन कौन से हैं, ए,
आ, ई, दीर्घ ई, उ, दीर्घ उ और री, जो कि क्या है सवर्ण या सजातीय हैं। इसके अलावा ये कितने हो गए 7 हो गए, बाकी कितने बचे हैं अपने 4 बचे हैं जो कि क्या है असवर्ण या विजातीय। इसमें कौन कौन से हैं, एक तो ए, दूसरा आए, फिर ओ और फिर औ। अब इनका जो क्रम है यहाँ पर ज़्यादातर कई जगह इसका जो आपको जो क्रम है उत्पत्ति जो क्रम है ये तो जो व्यावहारिक या प्रक्रिया की दृष्टि से जो क्रम है, लेकिन उत्पत्ति क्रम की अगर बात कर ली जाए तो पहले ए आएगा, फिर ओ आएगा, उसके बाद आए आएगा और उसके बाद औ आएगा। ये ध्यान रखना। माने कि सवर्ण या जो सजातीय स्वर कितने हैं 7 है, असवर्ण या विजातीय जो स्वर है वह कितने हैं तो 4 है। तो कुल कितने हो गए 11 हो गए। सवर्ण या सजातीय 7 है, असवर्ण या विजातीय जो स्वर है कितने हैं 4 है। सवर्ण या सजातीय स्वर कौन कौन से हैं, ए, आ, ई, उ और री है। इसके अलावा असवर्ण या विजातीय जो 4 स्वर है कौन कौन से हैं, ए, आई, ओ और औ। ए, आई, ओ और औ। इसकी जो उत्पत्ति के जो क्रम है वो है ए, ओ, आई और औ है। इनका क्या है उत्पत्ति क्रम है। इस प्रकार से अपना तीसरा भेद हो गया जाति या समानता के आधार पर सवर्ण या सजातीय 7, असवर्ण या विजातीय माने कि समान जो स्वर है कौन कौन से हैं, ए, आ, ई, उ और री है। इसके अलावा असवर्ण या विजातीय जो कि 4 स्वर है कौन कौन से हैं, ए, आई, ओ और औ। कितने हो गए 4 हो गए। तो 7 और 4 कितने हो गए 11 स्वर हो गए। अब इसके अलावा अपने जो चौथा भेद है वह कौन सा है, मुखाकृति या ओष्ठाकृति के आधार पर। चौथा भेद है मुखाकृति या ओष्ठाकृति के आधार पर। मानी मुख की जो आकृति है और ओष्ठ की जो आकृति है उसके आधार पर स्वरों के जो भेद है कौन कौन से हैं, 2 प्रकार के हैं। तो 2 कौन कौन से हैं, पहला कौन सा है जिसको अपन कहते हैं वृत्ताकार या इसी का नाम है वृत्तमुखी। फिर जो इसी का दूसरा जो भेद है अवृत्ताकार और अवृत्तमुखी। इस प्रकार से जो 2 भेद हो गए। वृत्ताकार और वृत्तमुखी, अवृत्ताकार और अवृत्तमुखी है। जो वृत्ताकार और वृत्तमुखी किसे कहते हैं, तो वृत्ताकार और वृत्तमुखी जिसमें जो मुख की जो आकृति मानी जो ओष्ठ की जो आकृति है, मानी कि मुखाकृति या ओष्ठ आकृति मानी कि जो ओष्ठ की आकृति है, जिन स्वरों का उच्चारण करते समय जब ओष्ठ की अपने जो होठ की जो आकृति है वो कैसी हो जाती है, गोल हो जाती है, तो उसको क्या कहते हैं वृत्ताकार या वृत्तमुखी। और जब जिन स्वरों का उच्चारण करते समय ओष्ठ की जो आकृति गोल न होकर के फैल जाती है तो वे कौन से होते हैं, अवृत्ताकार और अवृत्तमुखी होते हैं। जिस प्रकार से जो वृत्ताकार और वृत्त जो मुखी है वह कौन कौन से होते हैं, तो जिस प्रकार से अपना नाम जानते हैं कि एक तो उ और दीर्घ उ है, ओ और औ है। माने कि जैसे ही अपन उच्चारण करते हैं तो जिन स्वरों का जब उच्चारण करते समय ओष्ठ की आकृति है वह गोल हो जाती है, माने अपने होठ की जो आकृति है गोल हो जाती है, तो वह कौन से कहलाते हैं, वृत्तमुखी कहलाते हैं या वृत्ताकार जिसको कहते हैं। इसके अलावा जब होठ की आकृति गोल ना होकर के फैल जाती है, जैसे गोल कैसे होती है, जिस प्रकार से अपन ऊ बोलते हैं तो अपने होठ की आकृति गोल होती है, माने कि होठ की जो आकृति वो सिकुड़ती है, जिसको अपन कहें साधारण अपनी बोलचाल की भाषा में। तो
इसी प्रकार से जिस प्रकार से जो दूसरी स्थिति है, जो दूसरे जो इसके अलावा जो स्वर है ऊ के अलावा ओ और औ, तो इन स्वरों का उच्चारण करते समय अपने ओष्ठ की जो आकृति है वो कैसी हो जाती है, गोल हो जाती है। इसीलिए इनको वृत्ताकार या वृत्तमुखी कहते हैं। माने जिन स्वरों का उच्चारण करते समय ये ओष्ठ की आकृति गोल हो जाती है, जिन स्वरों का उच्चारण करते समय, परिभाषा भी याद रख लेना साथ साथ में, जिन स्वरों का उच्चारण करते समय ओष्ठ की आकृति गोल हो जाती है वे वृत्ताकार या वृत्तमुखी कहलाते हैं। और जिन स्वरों का उच्चारण करते समय ओष्ठ की आकृति गोल न होकर के ओष्ठ फैल जाते हैं तो वे कौन से होते हैं, अवृत्ताकार या अवृत्तमुखी होते हैं। तो वृत्ताकार और वृत्तमुखी कितने हैं, तो एक तो ऊ और दीर्घ ऊ, ओ और औ, ये चार है जो कि कैसे हैं, वृत्ताकार या वृत्तमुखी जिसको अपन कहें। इसके अलावा जो अवृत्ताकार और अवृत्तमुखी है, अब जो भी बचे हैं इसके अलावा, इन चारों के अलावा जो भी बचे हैं वे अवृत्ताकार या अवृत्तमुखी में। याद करने का सीधा सा फिर से भी तरीका है। माने वृत्ताकार परिभाषा, जिन स्वरों का उच्चारण करते समय ओष्ठ की आकृति गोल हो जाती है वे वृत्ताकार या वृत्तमुखी कहलाते हैं। और जिन स्वरों का उच्चारण करते समय ओष्ठ की आकृति गोल न होकर के ओष्ठ फैल जाते हैं वे अवृत्ताकार या अवृत्तमुखी स्वर कहलाते हैं। वृत्ताकार स्वर कितने होते हैं, चार होते हैं, ऊ ओ और औ, ऊ और औ और औ कितने हैं, चार है। बाकी कितने बचे हैं, सात बचे हैं। तो सात क्या होंगे, अवृत्ताकार और अवृत्तमुखी होगा। कौन कौन से बचे हैं, ए बच गया, आ बच गया, ई दीर्घ ई, इसके अलावा ए और आई, ए बच गया, आ ई ए और आई। तो कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 और एक कौन सा है, री है। कौन सा है, री है। तो ये सात जो स्वर है वो क्या है, अवृत्ताकार या अवृत्तमुखी। अब विशेष बात यहाँ पर ध्यान रखना, अगर स्थिति केवल मात्र एक ही स्थिति पूछ ली जाती है कि ए है वो अवृत्ताकार है या वृत्ताकार है, तब तो क्या होगी, यहाँ पर स्थिति क्या हो जाएगी, अवृत्ताकार होगी। लेकिन ए स्वर का जब उच्चारण करते हैं तब ओष्ठ उदासीन रहते हैं। पूछ लिया जाए कि उदासीन स्वर कौन सा है, तो उदासीन स्वर कौन सा है, तो ए उदासीन स्वर है, ए आ ई ए आई और जो री है ये। अब यहाँ पर जो ए है, इस ए का उच्चारण एक तो ए होता है जो कि कंठ तालु वाला होता है, ए, और एक जो उच्चारण स्थान की दृष्टि से अगर अपन बात करें तो जो ए है ये इसका उच्चारण है वो क्या है, कंठ है। तो जो ये ए है विशेष रूप से यहाँ पे ध्यान रखना कि जो ए है इसका उच्चारण करते समय ये विशेष ए का उच्चारण करते समय ओष्ठ उदासीन रहते हैं, इसलिए ए को उदासीन स्वर भी कहते हैं। विशेष ये सबसे महत्वपूर्ण बात है, ए का जो उच्चारण करते समय ओष्ठ उदासीन रहते हैं, इसलिए ए को उदासीन स्वर भी कहते हैं। स्थिति ये रही कि केवल मात्र अगर किसी के एबेसेदे वाली स्थितियों में हो तो अगर पूछ लिया जाए ए के बारे में कि वृत्ताकार है या अवृत्ताकार है, तब तो क्या है, अवृत्ताकार है। लेकिन यहाँ पर अवृत्ताकार ना दे करके अगर उदासीन वाली स्थिति दे दी कि माने कि अवृत्ताकार भी दे दिया और उदासीन भी दे दिया, तो ऐसी स्थिति में जो ए जो स्वर है वह उदासीन की स्थिति में जाएगा। उदासीन वाला क्या होगा, सही माना जाएगा। तो मुखाकृति या ओष्ठाकृति के आधार पर स्वरों के भेद दो हैं। कौन कौन से हैं, वृत्ताकार या वृत्तमुखी, अवृत्ताकार या अवृत्तमुखी। वृत्ताकार कितने हैं, तो 4 हैं। अवृत्ताकार कितने हैं, तो अवृत्ताकार या अवृत्तमुखी जो कितने हैं,
7 है, लेकिन इन 7 में से एक को अगर ए को बाहर निकाल लिया जाता है तो ऐसी स्थिति में कितने बच जाते हैं? 6 बच जाते हैं। माने कि अवृत्ताकार या अवृतमुखी 7 है, लेकिन इसमें से ए को अगर बाहर निकाल लिया जाता है तो ऐसी स्थिति में अवृत्ताकार या अवृतमुखी स्वरों की संख्या कितनी हो जाती है? 6 रह जाती है। ए जो है वो उदासीन की स्थिति में चला जाता है। ऊ और ऊ, ओ और औ है जो कि 4 स्वर है। वृत्ताकार या वृत्तमुखी है, अवृत्ताकार या अवृतमुखी जो कि कितने हैं? ये 6 है। लेकिन जो ए जो स्वर है विशेष तौर से ध्यान रखना, सबसे महत्वपूर्ण बात यही है इसमें कि जो ए है, ए का उच्चारण करते समय ये ओष्ठ उदासीन रहते हैं, इसलिए ए को उदासीन स्वर कहते हैं। ए को कौन सा स्वर कहते हैं? तो उदासीन स्वर कहा जाता है। चौथा हो गया अपने मुखाकृति या ओष्ठाकृति के आधार पर। इसके अलावा जो 5वां है थोड़ा जल्दी में लिखा रहा हूं मैं। 5वां जो है प्रकृति, स्वभाव या उच्चारण स्थान के आधार पर। प्रकृति, स्वभाव या उच्चारण स्थान के आधार पर, तो इनको भी 2 भागों में बांटा गया है। अब 2 भाग कौन कौन से हैं? एक जो भाग है वह कौन सा है? अनुनासिक है और एक है निर्नुनासिक। एक अनुनासिक, इसी को सानुनासिक कहते हैं। दूसरा अनुनासिक या निर्नुनासिक। अब जो अनुनासिक और जो सानुनासिक है वह कौन से होते हैं, और अनुनासिक या निर्नुनासिक कौन कौन से होते हैं? तो अनुनासिक या निर्नुनासिक को अलग अलग भागों में उच्चारण की दृष्टि से बांटा गया है। पहला कौन सा है? कंठ। पहला कौन सा है? तो कंठ। दूसरा तालु। तीसरा ओष्ठ। चौथा मूर्धा। 5वां कंठ तालु और 6वां कंठोष्ठ। उच्चारण की दृष्टि से कंठ से उच्चारित होने वाले स्वर कौन कौन से हैं? तो ए और आ का उच्चारण स्थान क्या है? कंठ है। ई और दीर्घ ई का तालु है। ऊ और दीर्घ ऊ का ओष्ठ है। मूर्धा माने कि मूर्धन्य जो स्वर है कौन सा है? तो री है। कंठ तालु माने कंठ और तालु अपन बात कर चुके हैं पहले। जो उत्पत्ति की दृष्टि से जब अपन ने वेदों की बात की तो जो गुण स्वर थे और जो वृद्धि स्वर थे, तो कंठ माने कि ए और तालु माने ई, ए और ई से मिलकर क्या बनाता? ए बनाता। तो जो ए और जो आई है वो क्या है? कंठ तालु है। और कंठोष्ठ माने ए और ऊ से मिलकर क्या बनाता? तो ओ बनाता। तो ओ और औ ये क्या है? उच्चारण की दृष्टि से क्या है? कंठोष्ठ माने कि कंठ का उच्चारण स्थल की दृष्टि से कौन से स्वर है? कंठ से तो ए और आ है। तालु से ई और ई है। ओष्ठ से ऊ और ऊ है। मूर्धा से री है। कंठ तालु से ए और आई है। कंठोष्ठ से उच्चारण किनका होता है? तो ओ और औ है। माने कि ए आ जो उच्चारण करते हैं अपन कंठ से बोला जाता है, इनको ए आ
ई माने कि तालु से इसका उच्चारण होता है, ओष्ठ माने कि ऊ अर्थात ओष्ठ से माने कि होठों से इनका क्या होता है, जो अपन बात कर चुके हैं अभी, जो ओष्ठाकृति या मुखाकृति के आधार पर वृत्ताकार और वृत्तमुखी जो थे। इसके अलावा जो मूर्धा माने कि जो मूर्धन्य जा क्या है वो री है, और कंठ तालु, कंठ और तालु इन दोनों से उच्चारण किनका होता है, तो ए और ऐ का होता है, और कंठोष्ठ ओ और औ जो है वो क्या है, कंठोष्ठ है। कंठ तालु औष्ठ मूर्धा कंठ तालु और कंठोष्ठ है। अब इनका जो अनुनासिक और निर्नुनासिक है, इनका उच्चारण केवल मात्र किनसे होता है, माने कि जिन स्वरों का उच्चारण, अब परिभाषा की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है, परिभाषा भी अगर किसी को चाहिए तो अनुनासिक किसे कहते हैं, तो जिन स्वरों का उच्चारण केवल मात्र मुख से होता है वह कौन से होते हैं, अनुनासिक होते हैं, या जिनको निर्नुनासिक कहते हैं। जिन स्वरों का उच्चारण केवल मात्र मुख से होता है तो उन्हें तो क्या कहते हैं, अनुनासिक या निर्नुनासिक कहा जाता है। लेकिन जिन स्वरों का उच्चारण मुख प्लस नासिका इन दोनों से होता है, जिन स्वरों का उच्चारण मुख प्लस नासिका माने कि मुख के साथ साथ जिनका उच्चारण नासिका से भी होता है वह कौन से होते हैं, तो अनुनासिक या सानुनासिक जिनको कहते हैं, माने कि मुख प्लस नासिका जिनका उच्चारण मुख प्लस नासिका से हो तो वह कौन से होते हैं, अनुनासिक होते हैं। अनुनासिक कौन से होते हैं, तो जिनका उच्चारण मुख प्लस नासिका से होता है, और जिनका उच्चारण केवल मात्र मुख से होता है वह कौन से होते हैं, अनुनासिक या निर्नुनासिक जिसको कहते हैं। अब मुख प्लस नासिका से किनका उच्चारण होता है, तो सभी जो स्वर है इन सभी स्वरों में जो चंद्र बिंदु लगा दिया जाता है तो उनका उच्चारण है किसे होगा, अनुनासिक या सानुनासिक उनका उच्चारण, इससे इनका उच्चारण होगा। माने कि जिस प्रकार से ए स्वर है इसके चंद्र बिंदु लगा दो, इसके बाद आ ई दीर्घ ई, ऊ दीर्घ ऊ, फिर री का ज़्यादातर कोई प्रयोग नहीं होता है। उसके बाद में ए है, इसके बाद आई है, इसके बाद ओ है, इसके बाद औ है। अब ये विशेष तौर से यहाँ पे ध्यान रखना महत्वपूर्ण बात है कि किसी के मस्तिष्क में ये बात आ जाएगी कि यहाँ पर जो चंद्र बिंदु लगाया हुआ है इस प्रकार से लगाया हुआ है, लेकिन यहाँ पर केवल मात्र बिंदी लगाइए। तो स्वरों में जो चंद्र बिंदु है या स्वरों को अनुनासिक बनाने का की दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण है, माने स्वरों को अनुनासिक किस प्रकार से बनाया जा सकता है, तो स्वरों को अनुनासिक बनाने के लिए जो शिरोरेखा है इस शिरोरेखा के ऊपर किसका प्रयोग करते हैं, चंद्र बिंदु का प्रयोग करते हैं। लेकिन इस शिरोरेखा के ऊपर अगर स्वरों के वर्तनी हो तो ऐसी स्थिति में चंद्र बिंदु का प्रयोग ना करके केवल मात्र किसका प्रयोग करते हैं, बिंदु का प्रयोग करते हैं। विशेष तौर से ध्यान रखना, अनुनासिक किसे कहते हैं, जिनका उच्चारण है मुख प्लस नासिका से होता है। अनुनासिक किसे कहते हैं, माने कि निर्नुनासिक किसे कहते हैं, तो जिनका उच्चारण मुख केवल मात्र मुख से होता है वह निर्नुनासिक होते हैं। जिनका उच्चारण मुख प्लस नासिका दोनों से होता है वह सानुनासिक होते हैं। इनको जो अनुनासिक है, जो निर्नुनासिक है, इनको क्या बनाना है, अपने को सानुनासिक बनाना है। तो ऐसी स्थिति माने कि स्वरों को किस प्रकार से सानुनासिक या अनुनासिक बनाया जाता है, तो किस प्रकार से बनाना है, तो इसके लिए सभी स्वरों की जो शिरोरेखा है उस शिरोरेखा के ऊपर किसका प्रयोग करना है, चंद्र बिंदु का प्रयोग करना है। अब जो चंद्र बिंदु का प्रयोग करते हैं तो शिरोरेखा के ऊपर अगर वर्तनी है, इसको मात्रा नहीं कह सकते, विशेष तौर से ये भी ध्यान रखना। वैसे मैं अलग से इसका एक वीडियो लेकर के आऊँगा कि क्यों नहीं करते हैं, वर्तनी या मात्रा किसे कहते हैं, क्योंकि कोई भी शब्द है कभी भी मात्रा की दृष्टि से शुद्ध या अशुद्ध नहीं होता है। वार्तनिक दृष्टि से शब्द क्या होता है, शुद्ध या अशुद्ध होता है। तो शिरोरेखा के ऊपर जो वर्तनी जो लगी हुई रहती है, इससे वर्तनी लगी रहने के कारण केवल मात्र किसका प्रयोग करते हैं, बिंदु का प्रयोग करते हैं। बाकी सभी के ऊपर किसका प्रयोग, चंद्र बिंदु का प्रयोग करते हैं। तो यह है जो कि प्रकृति स्वभाव उच्चारण स्थान के आधार पर जो कि सानुनासिक और निर्नुनासिक, कंठ तालु ओष्ठ मूर्धा, कंठ तालु और
कंठोष्ठ है। अब जो इसको जो निर्नुनासिक कहते हैं, क्यों कहते हैं? क्योंकि इनका उच्चारण किससे होता है? जिनका उच्चारण केवल मात्र मुख से होता है वह निर्नुनासिक होता है, जिनका उच्चारण है मुख प्लस नासिका दोनों से होता है वह कौन से होते हैं? कौन से होते हैं? तो सानुनासिक होते हैं। ये हुई स्वरों की जो प्रकृति, स्वभाव या उच्चारण स्थान के आधार पर की बात। इनमें विशेष तौर से ध्यान रखना, उच्चारण स्थान वाले माने कि कंठ, तालु, ओष्ठ, मूर्धा, कंठ तालु और कंठोष्ठ। अब इसके अलावा छठवां, जिह्वा के भाग के आधार पर। तो जीवा के भाग के आधार पर कितने भागों में स्वरों को बांटा गया है? तो जीवा के भाग के आधार पर स्वरों को 3 भागों में बांटा गया है। 3 भाग कौन कौन से हैं? तो एक अग्रभाग है, दूसरा मध्य भाग है, इसके अलावा तीसरा पश्च भाग है। अग्रभाग, मध्य भाग और पश्च भाग। अग्रभाग माने कि जिसमें जीवा का आगे वाला जो हिस्सा है वो सक्रिय रहता है, आगे वाला जो हिस्सा है जो जीवा का वह ऊपर उठा हुआ रहता है। माने जिन स्वरों के का जब अपन उच्चारण करते हैं तब जीवा का आगे वाला जो भाग है वो ज़्यादा सक्रिय रहता है, वह ऊपर उठा हुआ रहता है। तो वह अग्रभाग वाले जो स्वरों के जो भेद हो गए। मध्य भाग में मध्य की स्थिति नहीं की, ना तो आगे वाला ना भी पीछे वाला, माने कि है जगह एक जगह बीच में स्थायी रहते हैं। और पश्च भाग जो है अर्थात जिनमें स्वरों का उच्चारण करते समय जीवा के जो पीछे वाला भाग है वो क्या रहता है? सक्रिय रहता है। माने कि जीवा थोड़ी सी क्या हो जाती है? पीछे सरक जाती है। लेकिन इनमें जो आगे वाला जो अग्र भाग है इसमें जीवा क्या हो जाती है? सक्रिय तो रहती है आगे वाला भाग, लेकिन जीवा का जो आगे वाला भाग सक्रिय होने के साथ साथ आगे सरक जाता है या आगे खिसक जाता है। तो अग्र भाग में कौन कौन से हैं? अग्र भाग में कौन कौन से हैं? तो ई, इसके अलावा री, ए और आई। माने कि अग्र भाग में कितने हैं? 5 है। अग्र भाग में कितने हैं? 5 स्वर है। माने कि ई, तो जीवा का आगे वाला ई, जैसे ही अपन ई का उच्चारण करते हैं तो जीवा का आगे वाला अपना हिस्सा है वो क्या रहता है? ज़्यादा सक्रिय रहता है, अपनी जीवा आगे सरक जाती है, आगे खिसक जाती है। तो ई, री, ए, आई। मध्य भाग है, इसमें केवल मात्र जीवा केवल मात्र एकमात्र जो स्वर है वो क्या रहता है? एक जगह, अर्थात जिनका जिस प्रकार से ए जो उच्चारण करता है ए जैसे ही अपन उच्चारण करेंगे तो ऐसी स्थिति में जो जीवा का मध्य वाला जो भाग है उसमें किसका उच्चारण होगा? तो ए का उच्चारण होगा। और इसके बाद में जो पश्च भाग वाली जो स्थिति है उसमें अर्थात जीवा का पीछे वाला जो भाग है सक्रिय रहता है, जीवा पीछे खिसक जाती है। तो उसमें कौन कौन से आते हैं? तो एक आ आता है, इसके अलावा ऊ, इसके अलावा ओ और आओ। इस प्रकार से 2, 4 और 1 5, 5 और 5 10, 10 और 1 11। अब इसके अलावा ये तो है ही है, माने कि अग्रभाग जिसमें जीवा का आगे वाला भाग सक्रिय रहता है, जीवा आगे सरक जाती है या आगे खिसक जाती है या आगे की ओर बढ़ जाती है। तो ऐसी स्थिति में वाले कौन से स्वरों का उच्चारण होता है? अग्रभाग माने ई, री, ए, आई। तो जीवा का आगे वाला भाग क्या रहेगा? सक्रिय रहेगा। मध्य भाग में ए जो जैसे ए आ जैसे ही बोलेंगे तो पीछे वाला जो हिस्सा है वो क्या रहेगा? सक्रिय रहेगा। लेकिन जैसे ही ए उच्चारण करेंगे तो मध्य वाला जो हिस्सा है वो क्या रहेगा? सक्रिय रहेगा। नहीं, यानी कि ना तो जीवा आगे खिसकेगी और ना ही पीछे जाएगी। पश्च भाग में जीवा का जो पीछे वाला भाग है वो क्या रहता है? सक्रिय रहता है। माने कि जैसे ही आ बोला अपन ने तो आ जैसे ही बोला तो पीछे वाला, ऊ तो पीछे वाला, फिर ओ और औ है। इसके अलावा एक महत्वपूर्ण जो स्वर है जो कि ग्रहित स्वर है। ग्रहित स्वर जो है माने कि जो ओ है, माने कि जो कॉलेज वाला जो ओ है, ध्यान रखना विशेष तौर से इसके बारे में पूछ लिया जाता है कि जीवा के भाग के आधार पर ओ जो स्वर है इसका उच्चारण स्थल क्या है? तो जीवा के भाग के आधार पर कौन सा है?
पश्च भाग है। कौन सा है? पश्च भाग है। तो आ, उ, ओ, औ, फिर औ जो है, जो जैसे अपन कॉलेज बोलते हैं, तो कॉलेज में जो औ जो होता है, जो ग्रहित जो स्वर होता है, वह उस स्वर का उच्चारण भी क्या है? पश्च भाग है, जीवा के भाग के आधार पर। तो हो गए जीवा के भाग के आधार पर अग्रभाग, मध्य भाग और पश्च भाग। अग्रभाग में 5 है, ई, री, ए, आई। मध्य भाग में ए है। पश्च भाग में आ, उ, ओ, औ। और जो ओ जो कि ग्रहित जो स्वर है, कौन सा स्वर है? ध्यान रखना, ग्रहित स्वर। कौन सा स्वर है? तो ग्रहित स्वर है। इनके अलावा जो जीवा के उठने या मुख विवर के आधार पर जो 7वां भाग है, जीवा के उठने या मुख विवर के आधार पर जो स्वरों को, जो प्रकार है, मानी स्वरों को किन किन भागों में बांटा गया है। तो 7वां जीवा के उठने या मुख विवर, विवर मनी रास्ता के आधार पर जो स्वरों के भेद हैं। जीवा के उठने या मुख विवर के आधार पर जो स्वरों के भेद है, तो कौन कौन से हैं? मुख्य रूप से कितने भेद है? तो 4 भेद है। अब 4 भेद कौन कौन से हैं? एक कौन सा है? संवृत है। दूसरा अर्ध संवृत। इसके अलावा तीसरा विवृत है। और चौथा अर्ध विवृत। पहला संवृत, दूसरा अर्ध संवृत, तीसरा विवृत और चौथा कौन सा है? अर्ध विवृत है। संवृत मनी क्या होता है? संवृत शब्द का अर्थ क्या है? सिकुड़ना या बंद होना। संवृत मनी सिकुड़ना या बंद होना। अर्ध संवृत मनी आधा बंद होना। विवृत मनी पूरा खुला होना। पूरा खुला होना। और अर्ध विवृत मनी आधा खुला होना। अब यहाँ पर विशेष तौर से ध्यान रखना, मनी की जीवा के उठने या मुख विवर के आधार पर संवृत, अर्ध संवृत, विवृत और अर्ध विवृत। संवृत मनी सिकुड़ना या बंद होना। अर्ध संवृत मनी की आधा बंद होना। विवृत मनी पूरा खुला होना। अर्ध विवृत मनी आधा खुला होना। अब अपने मन मस्तिष्क में जरूर ये बात होगी कि आधा बंद होना या खुला होना ये क्या है। तो संवृत मनी सिकुड़ना या बंद होना, अर्थात ऐसे स्वर जिनका उच्चारण करते समय जो अपना जो मुख है वो क्या हो जाता है? बंद हो जाता है या सिकुड़ होता या सिकुड़ जाता है, तो वे क्या कहलाते हैं? संवृत कहलाते हैं। और जिन स्वरों का अपन जब उच्चारण करते हैं तो आधा मुंह है वो क्या रहता है? बंद रहता है, तो वे अर्ध संवृत कहलाते हैं। और जिन स्वरों का उच्चारण करते समय अपना पूरा जो मुंह खुला रहता है तो वे कौन से होते हैं? विवृत होते हैं। और अर्ध विवृत कौन से होते हैं? तो जब अपना मुख है, जिन स्वरों का उच्चारण करते समय अपना मुख का जो है, मुख जो है आधा खुला रहता है, वो कौन से होते हैं? तो अर्ध विवृत होते हैं। विवृत माने कि पूरा खुला होना। जिस प्रकार से ये बात तो सभी को ध्यान है कि अपना जो पूरा मुंह खुला हो रहता है, जिस प्रकार से अपने डॉक्टर के पास जाते हैं और जैसे ही अपने डॉक्टर के पास गए तो डॉक्टर आपसे, जैसे आप गए तो आपसे पूछा जाएगा कि क्या बीमारी है, और जब बीमारी का नाम जैसे आगे आएगा तो उसके बाद आपसे कहा जाएगा कि मुंह खोलो और आप क्या करो कि आ करो। तो यहाँ पर विवृत माने पूरा खुला होना, यानी कि जैसे ही अपन क्या करेंगे? आ करेंगे, माने कि जैसे ही मुंह को खोलेंगे तो कौन सा स्वर उच्चारित होगा?
तो आ जो स्वर है वो उच्चरित होगा। तो पूरा खुला होना तो केवल मात्र स्वर है, कौन सा है? आ जो स्वर है। और हमेशा ज़्यादातर जो अमूमन जैसे ही डॉक्टर के पास आप जाओगे तो डॉक्टर आपसे कहेंगे कि आप मुंह खोलो, मनी कि आ करो, तो वो कौन सा स्वर का उच्चारण होगा? उस समय आ स्वर का उच्चारण होगा मनी। तो विपरीत हो गए। अर्ध विपरीत मनी कि आधा खुला होना, अर्ध संवृत मनी आधा बंद होना, और संवृत मनी सिकुड़ना या बंद होना। कौन से स्वर है जिनका उच्चारण करते समय अपना जो मुख है वो क्या हो जाता है? सिकुड़ता है या बंद होता है। तो कौन से हैं? ई और ई, ऊ और जो ऊ है, इन स्वरों का जब अपन उच्चारण करते हैं तो अपना मुख है वो क्या हो जाता है? बंद हो जाता है। माने कि ई और ऊ जैसे उच्चारण किया तो ये क्या हो गए? बंद। अपना मुख क्या होता है? बंद होता है। तो ये 4 स्वर है। उसके बाद आधा बंद होने वाली जो स्थिति है, इनमें कौन कौन से होते हैं? तो आधा बंद होने में एक तो ए जो होता है, और एक कौन सा होता है? ओ होता है। तो ए ओ जैसे उच्चारण किया, बार बार अभ्यास करना है। ए ओ। तो जैसे ही उच्चारण करेंगे तो आधा मुख क्या रहेगा? बंद रहेगा। और बंद होने में जो अर्ध संवृत जिसको कहते हैं, कौन से हैं? ए और ओ है। पूरा खुला होना ये तो सभी को याद रहना चाहिए, कौन सा है? आ जो स्वर है वो क्या है? पूरा खुला होना। और इसके बाद कौन कौन से बच गए अपने? एक तो ए बच गया, इसके अलावा कौन सा बच गया? माने कि ई आ गया, ऊ आ गया, ए ओ आ गया, आ गया। तो अब क्या बचा? एक तो ए आ गया। इसके अलावा अब कौन सा है? तो इसके अलावा एक कौन सा है? री है। इसके अलावा फिर कौन सा है? फिर आए है, और फिर औ है। तो ए, री, ए और औ। अब ये ध्यान रखना विशेष तौर से, इनकी कई बार इसके बारे में पूछ लिया जाता है, क्योंकि जो री जो स्वर है ये महत्वपूर्ण बात है। क्योंकि किसी ही व्यक्ति विशेष का नाम लेकर के अगर पूछ लिया जाता है कि डॉक्टर जो भोलानाथ जो तिवारी नाम मिलता है, उन्होंने जो स्वरों का जो वर्गीकरण किया था, माने कि स्वरों के जो प्रकार, माने कितने स्वर बताए, तो ऐसी स्थिति में उन्होंने स्वरों की संख्या कितनी बताई थी? तो स्वरों की संख्या कितनी बताई? 10 बताई थी। उन्होंने री को स्वर में नहीं माना था। और यहाँ पर भी ज़्यादातर जो जीवा उठने या मुख विवर के आधार पर की जो दृष्टि है, वो भी ज़्यादातर जो है भोलानाथ तिवारी का ही ये वर्गीकरण मिलता है। तो संवृत हो गया, अर्ध संवृत हो गया, विवृत हो गया और अर्ध विवृत हो गया। और एक जो अपना जो ग्रहित जो स्वर है, इसका भी ध्यान रखना। अगर यहाँ पे जो ग्रहित जो स्वर है इसके बारे में पूछ लिया जाता है, तो जो इसका जो उच्चारण स्थल है ग्रहित स्वर का, औ जो है इसका अर्ध विवृत है। माने कि 4, और ये कितने हो गए? फिर 2, 4 और 2 6, 6 और 1 ये 7, और इसके अलावा 1 2 3 और 4 ये 4 हो गए। तो 4 1 5 5 2 7, 7 और 4 11 हो गए स्वर। यह है स्वरों का अपना वर्गीकरण। माने जीवा उठने या मुख विवर के आधार पर संवृत, अर्ध संवृत, विवृत और अर्ध विवृत। संवृत मने की मुख का सिकुड़ना या बंद होना, अर्ध संवृत मने आधा बंद होना, विवृत मने की पूरा खुला होना, और अर्ध विवृत मने आधा खुला होना। संवृत में स्वर कौन कौन से? ई ऊ मने की मुख का बंद होना, ई ऊ। अर्ध संवृत में आधा बंद होना, ए ओ है। इसके अलावा विवृत है, पूरा खुला होना, आ जो है, जैसे ही आ का अपन उच्चारण करेंगे तो विवृत और अर्ध विवृत आधा खुला होना, ए, री, ए और औ जो है ये 4 है। इसके अलावा जो औ जो स्वर है, माने कि गृहीत जो स्वर है, वह भी किस में आता है? अर्ध विवृत में आता है। ये हुआ अपने स्वरों का क्या हो गया? वर्गीकरण। माने कि स्वरों के जो वर्गीकरण है इसके बारे में आज अपन ने अध्ययन किया है। स्वरों के माने उत्पत्ति के आधार पर, उसके बाद मात्रा काल उच्चारण समय के आधार पर, उसके बाद जाति या समानता के आधार पर, मुखाकृति या ओष्ठाकृति के आधार पर अपन ने बात की। इसके अलावा जो प्रकृति स्वभाव या उच्चारण स्थान के आधार पर, और इसके अलावा जो तीसरा जीवा के भाग के आधार पर और जीवा उठने या मुख विवर के आधार पर जो अपन ने स्वरों की बात की है। उम्मीद करता हूँ कि जो चीज़ें मैंने आपको बताई हैं वो आप सभी के समझ में आई होगी, और जितने भी मैंने वीडियो बनाए हैं वो सारे के सारे आप सभी ने उसकी खूब सराहना की है। हमेशा खुश रहे, प्रसन्न रहे, आनंदित रहे और अपने अध्ययन को आगे बढ़ाते रहे, अपने कर्म पथ पर आगे बढ़ते रहे। ऐसी मैं आप सभी के लिए परमपिता परमेश्वर से कामना करता हूँ, क्योंकि विद्यार्थियों जो ये समय है
समय जो है महत्वपूर्ण अपने लिए। और जो व्यक्ति इस समय को जो जीत लेता है वह इस संसार का विजेता माना जाता है। इस संसार की बात ना करे तो वह खुद का माने कि स्वयं का विजेता जरूर माना जाता है। क्योंकि जो समय है इस समय को ही अपन वर्षों में मापा जाता है समय को, और वर्षों को फिर महीनों में मापा जाता है, महीनों को फिर दिनों में मापा जाता है, दिनों को फिर घंटों में मापा जाता है, घंटों को मिनटों में, मिनटों को सेकंडों या कुछ पलों या कुछ क्षणों में तो मापा जाता है। तो आप सभी के लिए, चाहे मैं हो चाहे आप हो, तो हम सभी के लिए जो है अपना जो समय है वो सबसे महत्वपूर्ण है। इस समय का आप उपयोग करें, खूब पढ़े, खूब मेहनत करें, खूब स्वाध्याय करें और सदैव अपने कर्म पथ पर आप आगे बढ़ते रहे। ऐसी मैं आप सभी के लिए परमपिता परमेश्वर से कामना करता हूँ। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं कल नए वीडियो, नए शब्दों, नए तथ्यों, नई और रोचक जानकारियों के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद।